हेलो वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यान्यू में। आज हमारे साथ है एनआर रीजन के एक एसएससी एमटीएस के कैंडिडेट। तो ये अपना डीवी का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका स्वागत करता हूं श्रेयस सर, और अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो व्यूअर्स हैं उन्हें आप देना चाहेंगे तो प्लीज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन्हें दें। जी, मेरा नाम श्रेयस शर्मा है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मैंने दिल्ली एनआर रीजन से यह पेपर दिया था और इसका मेरा डीवी 6 जनवरी को था, जो कि शाम के 4 बजे की शिफ्ट में था। ओके सर, अपना थोड़ा माइक और आप मुंह के पास रखेंगे तो और आवाज लाउडर आएगी। ओके सर, अब मैं स्टार्ट करता हूं कि आपकी जैसे डीवी तो थी वो लास्ट शिफ्ट में थी, यानी कि 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। तो क्या जो और जो पहले के कैंडिडेट्स थे वो भी उस समय आ रहे थे, यानी कि डिले भी कुछ हुआ था या फिर सब कुछ समय के साथ चल रहा था? जी नहीं, थोड़ा बहुत डिले ज़रूर हुआ था और शाम के 4 बजे की जो शिफ्ट थी, तो हमें करीब एंट्री साढ़े 6 बजे हुई थी। ओके। और एंट्री यानी कि आप सभी की 6:30 बजे हुई थी और बुलाया 4 बजे गया था। वैसे मैंने इससे पहले भी जो दो रीजन के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया था, यानी कि एक ईआर रीजन का और एक सीआर रीजन का। तो उन दोनों में भी ने भी यही बात कॉमन जो बताई थी कि वहां सर्वर से रिलेटेड इशू आ रही है, जिस वजह से कैंडिडेट्स का जो है वो डीवी डिले हो रहा है, जो कि एनआर रीजन में भी देखने को मिल सकता है। तो आप सभी जो है वो अपना टाइम प्रचुर मात्रा में लेकर जाएं, ताकि अगर आपने कोई टिकट बनवाया भी है वहां से लौटने का तो उसका शेड्यूल रात में रखे। तो ऐसा कोई आपके साथ हुआ क्या कि मीन्स आपने पहले का टिकट बनवाया हो और वो ट्रेन आपकी मिस हो गई हो? जी, मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैं तो ख़ैर अपने भैया के साथ दिल्ली में रुका हुआ था, पर एक लड़का था जो बिहार से आया था और उसका नाम झा करके कुछ था और वो उसकी रात की ट्रेन थी और वो रात की ट्रेन छूट गई थी। ओके, तो ऐसा मैंने एक सीआर रीजन के कैंडिडेट्स के साथ भी किया था इंटरव्यू, तो उन्होंने भी यही बताया था कि सेम इशू आई थी कि उनकी ट्रेन छूट गई थी। तो आप सभी भी जो भी अपने रिजर्वेशन करा रहे हो वहां से लौटने का थोड़ा टाइम आप लोग एक्स्ट्रा करके ले चले, मीन्स अराउंड 9 to 10 के बाद ही का रखें, क्योंकि लेट सेट हो सकता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने वीडियो के मेन सेगमेंट की तरफ, यानी कि आपके फाइनल डीवी की तरफ क्या प्रोसीजर रहा, स्टेप बाय स्टेप आप बताएंगे हमारे कैंडिडेट्स को। तो सबसे पहले जो है एंट्री हुई जब आपकी, तो 6:30 में एंट्री हुई, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? जी, 6:30 बजे एंट्री हुई, तो हमसे एक फॉर्म भरवाया गया। उस फॉर्म में हमारे कुछ चीज़ें टिक हुई, जैसे कि मैंने कोई अनफेयर मीन्स नहीं किया है। कुछ ऐसे 2-3 चीज़ें थी जो हमने टिक की और बाकी कुछ एज रिलेक्शन किसी ने लिया है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें टिक करनी थी, जो कि हम मैंने खाली छोड़ा और कुछ नीचे साइन हुए थे और उसके बाद फिर हमें एक और फॉर्म दिया गया जिसमें कि फ़ोटो चिपकाना था और कुछ साइन वगैरह करने थे, लाइन लिखनी थी और लेफ्ट और राइट थंब इम्प्रेशन लगाना था। मीन्स बेसिक डिटेल्स जो कि मांगी गई थी आपका, जो बस वेरीफाई करने के लिए कि आप वही कैंडिडेट हो, ये सब। ओके, इसमें इसके बाद जब फॉर्म आपसे जो भरवाया गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहा? जी, इसके बाद हमारा बायोमेट्रिक हुआ और बायोमेट्रिक होने के बाद हमें फिर बोर्ड बोर्ड मेंबर द्वारा बुलाया गया, फिर हम चले गए। ओके, बायोमेट्रिक्स में जैसा कि अभी हाल में ही बहुत ऐसे सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स की जो है वो बात निकल के आ रही है, तो क्या आपके शिफ्ट में भी कुछ ऐसे सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स थे? और अगर हो तो उनका प्लीज आप थोड़ा डिटेल्स एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि वो सस्पेक्टेड क्यों कहे जा रहे थे, ताकि आने वाले जो शिफ्ट में कैंडिडेट्स हैं या फिर एसएससी की जो आने वाली सीएचएसएल या फिर सीजीएल की जो डीवी होगी, उनमें स्टूडेंट्स अपने आप को रेडी रख सके ताकि वो सस्पेक्टेड नहीं बने। तो प्लीज इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वो सस्पेक्टेड क्यों थे और किस क्या क्या उनके साथ सलूक किया जा रहा था? जी, वो सस्पेक्टेड कैंडिडेट देखा जाए तो 7-8 कैंडिडेट थे, वो शायद उनसे भी ज़्यादा थे, पर वो बायोमेट्रिक में थे इस बात का मुझे ये कन्फर्म नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने प्रोसेस में बिज़ी था। पर बीच में एक टेबल लगाई हुई थी, जिसमें कि सारे सस्पेक्टेड कैंडिडेट अपने बहुत सारे साइन कर रहे थे, बहुत सारे थंब इम्प्रेशन लगा रहे थे और हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस लिख रहे थे। ओके, मीन्स यानी कि उनका मैच नहीं कुछ कर रहा था, या तो फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर, जिस वजह से उनका फिर से वो जो है वो लिया जा रहा था, लिखवाया जा रहा था कि क्या वो वही कैंडिडेट्स हैं जो कि जो पेपर 1 और पेपर 2 में अपीयर हुए हैं और जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म डाला है, बस ये कंफर्म किया जा रहा था। जी। ओके, अब आपके साथ तो ऐसा कोई कुछ हुआ क्या कि आपको भी, आप पर भी कभी उन्हें शक हुआ हो?
जी, मेरे पास कोई सस्पेक्ट वाला तो नहीं मिला, पर फॉर्म भरते टाइम मुझसे एक छोटी-सी गलती हुई, जो कि मुझे राइट थंब इम्प्रेशन लगाना था, उसकी जगह मैंने लेफ्ट लगा दिया था। जो बात मैंने बोर्ड मेंबर को बताई तो वो बहुत ही सपोर्टिव थे, उन्होंने उसको पेन से क्रॉस करके मुझे साइड में दूसरा थंब इम्प्रेशन लगवा लगवा दिया। ओके, मीन्स यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा कि यानी कि जो कोऑपरेटिव मेंबर्स थे, उनका कोऑपरेशन कैसा था, वे आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा बताएँ ताकि जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं डरे रहते हैं कि वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, तो उनके बारे में ज़रा बता दें ताकि स्टूडेंट्स को रिलीफ मिल जाए। जी, वहाँ के बोर्ड मेंबर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। बहुत से बच्चों से तो और बड़ी-बड़ी गलतियाँ हो रही थी, पर वो उनके साथ बहुत ही सही तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे थे। जो वहाँ पर जो दूसरे जो बायोमेट्रिक वगैरह वाले थे, वो भी बहुत सपोर्टिव थे। तो पूरा माहौल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि आपको थोड़ा डर लगे, और सब कुछ सही तरीके से हो रहा था, और सब काम सपोर्टिव तरीके से हो रहा था। ओके, मीन्स आप सभी वहाँ पे बहुत ही कोऑपरेटिव था। ऐसा मैंने ईआर रीजन के कैंडिडेट से भी बात की तो उन्होंने भी यही बताया था और सेंट्रल रीजन वालों ने भी यही बताया कि वहाँ पे आपको कोऑपरेटिव मिल रहा है। होप सो कि इंडिया में जितने सारे रीजन्स हैं वहाँ पे आपको जो बायोमेट्रिक्स या फिर पूरा फुल प्रोसीजर के साथ आप सभी का कोऑपरेटिव ऑफिसर्स मिलेंगे, तो उसके लिए आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर, अब बताइए कि बायोमेट्रिक्स आपकी हो चुकी थी, उसके बाद का स्टेप क्या रहा? जी, बायोमेट्रिक होने के बाद हमें हमारे बोर्ड की तरफ बुलाया, जहाँ पे हमारे बोर्ड मेंबर थे। वो करीब एक बार में 2-3 लोगों को, कोई ऐसा नहीं था कि किसी से बहुत ज़्यादा पूछताछ कर रहे हो, वो सब लोगों से उनको एक उनकी फाइल पकड़ा देते और उनसे कहते हैं कि आप जब तक ये फाइल आप भर लीजिए, तब तक हम दूसरे कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद हमने हमारी फाइल भरी, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि मुझसे गलती हुई थी, और फिर सारे उसके अंदर कुछ डिटेल्स थी, जैसे कि आपने 10th कब की, रिजल्ट कब आया 10th का, तो इस तरीके की कुछ डिटेल्स थी। तो उस पे सारी बेसिक डिटेल्स थी। फिर वो फाइल हमने उनको दी। उस फाइल को देख के उन्होंने फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने उस पे चढ़ाई, यानी कि ऑनलाइन चढ़ाई, साथ में ही कंप्यूटर वाले बैठे हुए थे ऑपरेटर। वो उसमें इस तरीके का सेटअप था कि एक कंप्यूटर की एक स्क्रीन उनकी तरफ रहती थी, और दूसरी स्क्रीन हमारी तरफ, जिसमें कि हमें दिखता रहता था कि वो कंप्यूटर में क्या एंट्री कर रहे हैं। तो उसके सामने हम बैठ जाते थे, हम देख लेते थे क्या-क्या एंट्री हो रही है, और फिर वो पूछते थे कि हम सबमिट कर दें, तो हम कह देते थे कि हम सबमिट कर दें। और अगर कोई चीज़, अगर कोई किसी से कुछ गलती भी हो जाती है ऑफलाइन में, यानी कि पेपर वगैरह में, तो ऑनलाइन में रेक्टिफाई हो रही थी। ओके, तो यहाँ पे मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा और बहुत सारे मीन्स मोर देन 100 स्टूडेंट्स ऐसा कमेंट करते हैं हमारे चैनल पे वीडियोस में कि अगर आप मेरी सर ये गलती हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या फिर एड्रेस में कुछ गलत हो गया है, तो इन सभी के लिए कैंडिडेट्स को उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी का वहां पे फिर सुधार हो सकता है और इसमें कोई हाई फाई रूल नहीं था कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मीन्स टोटली कोऑपरेटिव वहां पे माहौल था और आप सभी की जो वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो या फिर कुछ भी जो माइनर मिस्टेक हुई हो, तो वहां पे आप सुधार कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आप सभी की कौन कौन सी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स थी वो कौन कौन सी रिक्वायर्ड थी, ये जरा हमारे आप दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी, बेसिक डॉक्यूमेंट के रूप में वो माँगे थे, एक आपकी 10th की मार्कशीट, अगर और 10th का सर्टिफिकेट, अगर दोनों एक हो तो एक ही, और आपका कोई भी आईडी होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ओके, इस तरह से। 10th क्लास की मैं यहाँ पे थोड़ा और बात पूछना चाहूंगा क्योंकि ये जो वैकेंसी थी वो 10th लेवल पे आई हुई थी, तो 10th लेवल में बस मार्कशीट रिक्वायर्ड था या फिर मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पासिंग तीनों? जी नहीं, एडमिट कार्ड वगैरह उन्होंने कुछ भी नहीं माँगा, और मार्कशीट उन्होंने चेक की थी ओरिजिनल, और उन्होंने मार्कशीट की फोटोकॉपी और आईडी की फोटोकॉपी, केवल यही 2 चीज़ें रिक्वायर्ड। ओके, तो कैंडिडेट्स को इस बात के लिए चिंता नहीं करनी है कि उनकी एडमिट कार्ड है या फिर नहीं है। ओके, इस बात में थोड़ा और पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो हायर क्वालिफिकेशन भी पढ़ते हैं, तो क्या हायर क्वालिफिकेशन की उनकी मार्कशीट या फिर डॉक्यूमेंट्स भी मांगी जा रही थी या फिर बस पूछ के छोड़ दिया जा रहा था? जी, मुझसे तो उन्होंने हायर क्वालिफ़िकेशन पूछी थी, लेकिन कुछ बच्चों से वो पूछ रहे थे कि आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो वो कोई इश्यू नहीं है, अगर वो पूछ भी रहे हैं, केवल आपसे जनरली पूछ रहे हैं, वो आपसे उसकी डॉक्यूमेंट्स नहीं माँग रहे थे। मीन्स ऐसे जो फॉर्म आती है तो उसमें ये भरने के लिए कहा जाता है, तो बस जानने के लिए कि हाँ आपके पास ये डिग्री है, मीन्स कोई एज सच फॉर्मली आपको सबमिट नहीं करना है वहां पे।
ओके, तो इसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से कुछ कैंडिडेट जो कि बीटेक से रहते हैं तो वो भी कमेंट करते हैं कि उनका फाइनल मार्कशीट तो अभी नहीं आया है, लेकिन वो बीटेक ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट हैं तो उनके पास फाइनल नहीं भी है, तब भी आप सभी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी को मेनली 10th क्लास का सब कुछ होना चाहिए। ओके, और आप सर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? जी, यूआर। ओके, यू आर। वैसे एन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वैसे कोई कैंडिडेट्स जो कि उनका वहां पे जो सर्टिफिकेट था उससे रिलेटेड कुछ अगर आप जानकारी दे पाएं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत स्टूडेंट्स को मिथ फैला हुआ और डर भी है कि उनके पास रिसेंट का बना हुआ सर्टिफिकेट है और क्रूशियल डेट का मांगा जा रहा है, तो इस बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम यहाँ पे था जब तैयार किया रहा था, जिसमें हम लेट हो गए थे। वो जो मेरे आसपास जो 2 कैंडिडेट थे, वो भी दोनों यूआर ही थे। तो इस बारे में मुझे ऐसा कुछ वहाँ पे पता नहीं लगा, तो कोई जानकारी ऐसी मुझे नहीं मिली इसके बारे ओके, वैसे मैं ये बता दूं, मैंने दो कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया था, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर आपकी जो वो क्रूशियल डेट में अगर आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट नहीं रहती है तो फिर आप सभी को जो है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ओके, मींस क्रूशियल डेट यानी कि 29/5/2019। ओके, 29/5/2019 से पहले का अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके बाद का 1 या 2 दिन के बाद का भी बना हुआ है तो आप सभी को प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाएगा। और बाद में प्रोविजनली एक्सेप्ट करने का मतलब है कि बाद में फिर ये चीजें जो होगी वो आपकी ज्वाइनिंग के समय वेरीफाई होंगी। ओके सर, एक बात मैं शुरुआत में ही मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था लेकिन मैं छूट गया कि वहां की जो थी वो अटेंडेंस कितने परसेंट थी, मैं अगर आप थोड़ा रफली याद हो तो बता सके। में। जी, अटेंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 100%। ओके, मीन्स सर आपकी आवाज थोड़ा कट रही है। कि उन्होंने ये ऑलमोस्ट 100%, मतलब मुझे तो लग रहा था सारे ही आए। ओके, मीन्स अगर कोई होगा पूरे तो और 90 हाँ, 95% से ज्यादा ही अटेंडेंस था, बिल्कुल, बिल्कुल। अटेंडेंस जो था। कोई इसमें इशू नहीं था कि बहुत से बच्चे स्किप कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी का सवाल है, जॉब की बात है तो कोई जी, क्यों छोड़ना और चाहेगा। जी बिल और जो हमारे जो बोर्ड मेंबर थे, वो भी कंप्यूटर ऑपरेटर से कह रहे थे, मतलब थोड़ा परेशान से थे, वो कह रहे थे पूरी स्ट्रेंथ है पूरी, यानी कि ओ, मोस्टली ऐसा नहीं होता है, तो इस वजह से वो कह रहे थे कि पूरी स्ट्रेंथ है। ओके, मीन्स 100% अटेंडेंस जो था वो 6 जनवरी के 4 बजे वाले शिफ्ट में देखा गया। ओके, अब चलते हैं सर, आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये मेन डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए 10th क्लास के, उसके बाद एक आईडी प्रूफ और एक तीसरा आपने क्या बताया था? जी, बस यही है मेरे, मतलब आईडी ओके, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट मेरा अलग-अलग है। ओके, मीन्स यही आपका 10th का ही दोनों सर्टिफिकेट था, और जो कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा गया होगा। इसके बाद का क्या स्टेप रहा? उसके बाद उन्होंने हमारी डिटेल्स फिल की, और उसमें कुछ ऐसा सेटअप था कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उसके सामने एक स्क्रीन थी, एक हमारे सामने स्क्रीन थी, वो जो भी फिल करता था वो हमें दिखता था। और जैसे कि मेरे में थोड़ा सा ऐसा आ रहा था कि जैसे कि मैं एमपी बोर्ड से था 10th क्लास में, तो उसका नाम है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, तो वो मेरा मिल नहीं रहा था, तो वो थोड़ी देर बाद दिख गया मध्य प्रदेश बोर्ड करके। तो इस तरीके से हमें यानी कि सब कुछ हमें वहाँ पर दिख रहा था, जो 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 फिल कर रहे थे। और कोई भी, और वो हमसे एक बार सबमिट करने से पहले हमसे एक बार पूछ लेते हैं, और फिर वो फाइनल सबमिट करके उसमें से 2 कॉपी निकलती हैं। एक कॉपी पे वो हमारे सिग्नेचर लेते हैं, और उसके उनके भी सिग्नेचर होते हैं जिन्होंने चेक करा है, और एक कॉपी पे वो सिग्नेचर करके हमें दे देते हैं। ओके, मीन्स कोई ज्यादा कठिन प्रोसेस नहीं रहा, बस आपको वहां पे मैच करना है कि आपकी जो डिटेल्स भरी जा रही हैं वो सही है, क्योंकि वहां से वही एक तरह से आपका जो है वो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट है, तो वहां पे कैंडिडेट्स को बहुत अलर्ट रहना चाहिए ताकि एक लेटर भी उनका मिस्टेक नहीं हो क्या। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है, बहुत ही स्मूथली ये प्रोसेस हो रहा है। बस अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, बहुत स्मूथली ये प्रोसेस हो रहा है। ओके, यहाँ पे जो टाइम का इशू था ये आप जरा बताना चाहेंगे कि आखिर जो जो लेट हो रहा था इसका मेन कारण क्या था, सर्वर इशू या फिर और कुछ? जी, मेन कारण यही था जो आपने बताया, सर्वर इश्यू। सर्वर मेरे सामने भी एक बार डाउन हुआ था, तो सर्वर का ही सब बता रहे थे कि बार-बार सर्वर डाउन हो रहा था, और एक बार तो कुछ अलग भी दिक्कत आ गई थी जो कि सर्वर से भी अलग थी, पर वो थोड़ी देर में लकीली वो ले रेक्टिफाई हो गई, और हमारा टीवी हो गया सक्सेसफुल।
ओके, यहाँ पे सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि आप इतना मेहनत करते हैं साल 2 साल 3 साल, और बाद में अगर आपका एक फोटो मैच नहीं हो पाता है तो इस वजह से आपको सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो इस सस्पेक्टेड कैटेगरी में डालने का क्या मेन वहां पे इशू था? क्या स्टूडेंट्स के जो है वो फोटोग्राफ नहीं मैच कर रहे थे, या बायोमेट्रिक्स नहीं मैच कर रहा था, या फिर इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे ताकि आने वाले जो कैंडिडेट्स है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड रहे इस बात के लिए। जी, अभी अगर मैं अपने टाइम की बताऊँ तो मेरे सामने करीब 7-8 कैंडिडेट थे जो कि सस्पेक्टेड लिस्ट में थे, और वो बीच में एक टेबल लगा रखी थी जहाँ पर कि वो अपने बहुत सारे साइन, करीब 10-20 साइन थे, और अपने 10-20 थंब इम्प्रेशन और कुछ पैराग्राफ्स लिख रहे थे हिंदी और इंग्लिश में। और कुछ लोगों के लिए कुछ दिक्कत थी, उसमें से कुछ सस्पेक्टेड कैंडिडेट जेन्युइन भी लग रहे थे, और और वो वहाँ पर उनसे ये भी कहा गया कमीशन के ऑफिसर्स के द्वारा कि अगर आप अभी एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर आपसे गलती भी हुई है कि कुछ ऐसा है, तो अगर आपको अगर कर लेते हो तो हम कुछ नहीं, हम आपको केवल रिजेक्ट कर देंगे यहाँ से, केवल रिजेक्ट हो। और अगर इसको फाइट करते हैं, तो अगर आप लूज कर जाओगे, अगर आप जेन्युइनली पाए गए कि आपने फ्रॉड मीन्स यूज किए हैं, तो आपको 7 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। ओके, तो मीन्स आप सभी कैंडिडेट्स इस बात को ध्यान दें कि आपने जो फोटो अपलोड किया है वैसा ही आप सभी अपीयर होने की कोशिश करें। अगर आपने बियर्ड शेप में अपीयर अपना फोटो अपलोड किया है तो आप सभी बियर्ड बढ़ा के जाएं अपना, लेकिन अगर आपने सेव क्लीन सेव में अपना फोटो अपलोड किया है तो क्लीन सेव में वहां पे पहुंचे ताकि फोटो आपका मैचिंग में कोई दिक्कत नहीं हो। और साइन यूजुअली याद रखें, कुछ कैंडिडेट्स वैसे बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि बहुत मिसलिनियस साइन करते हैं, बैंक में कुछ और ओके, 10th के मार्कशीट पे कुछ और उनका बदलते रहता है। तो ये आप सभी जो है वो थोड़ा फिक्स करके रखें, क्योंकि इसे फिर ये आपको बाद में बड़ा इशू भी बन सकता है। ओके, चलिए अब यहाँ तक बात हो चुकी है आप सभी की, जो है वो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर पे लोड हो चुकी थी, प्रिंट हो चुकी थी, वहां पे आपने साइन कर दिया। इसके बाद कुछ स्टेप जो कि बचा हुआ हो? जी, इसके बाद नहीं, एक स्टेप था जो कि मैं बताना भूल गया। इस मतलब जो फाइनल कॉपी निकलने के पहले वो एक बार हमारा एक और फोटो लेते हैं। बायोमेट्रिक तो पहले होता है घुसने से पहले, बीच में एक फोटो और लेते हैं फाइनल कॉपी निकलने से पहले। ये प्रोसेस मैं बताना भूल गया। और बाकी जो प्रिंट आउट निकलने के बाद हमको प्रिंट आउट दे दिया जाता है, और एक ऑफिसर रहते हैं जो बाहर खड़े रहते हैं, वो हमारा प्रिंट आउट देखते हैं कि इन्होंने लिया है कि नहीं। अगर हमारे पास होता है तो वो हमें जाने देते हैं। ओके, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ये जो फोटो आप सभी का लिया जाता है, ये पासपोर्ट साइज फोटो लिया जाता है या फिर फुल बॉडी का फोटो लिया जाता है? जी, जो पेस्ट करना होता है। नहीं नहीं, आपने बताया कि बीच में एक वहां पे फोटो अच्छा, ले रहे थे आपकी। हाँ, वो वेबकैम के द्वारा पासपोर्ट साइज ही फोटो लेते हैं। ओके, मीन्स वेबकैम के द्वारा, जैसा कि एग्जाम्स देने के समय होता है वैसा ही। जी, वैसा ही फोटो लेते ओके, तो ये आपने जो बताया, अब आपकी फाइनल स्टेप हो चुके हैं और फाइनली आपका निकलते समय देख लिया जाता है और कि आपने जो सबमिट किया है, और फिर आप सभी को वहां से रिलीज कर दिया जाता है। तो सर, आप वहां से कितने बजे वहां से छोड़ा गया आपको? हैं। जी, वहाँ से मुझे लगभग निकलते-निकलते शायद 8 तो बज ही गए थे। 8 बज गए थे। ओके, मीन्स 6:30 में एंट्री हुई तो 8 बज गए, लगभग 1.5 घंटे का प्रोसीजर रहा पूरा। जी, जी। ओके, आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं अभी शिफ्ट में, तो उन सभी के लिए आप क्या कोई जो इम्पोर्टेंट टिप्स जो देना चाहेंगे, ताकि वहां जो स्टूडेंट्स पहुंचे तो ऐसा ही जो आपने नोटिस किया हो कि यूजुअली कैंडिडेट्स फेस कर रहे हैं, तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं? जी, उनके लिए टिप्स यही है कि आप थोड़ा साइन का ध्यान रखें, सिग्नेचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोमेट्रिक का ऐसा है कि वो तो अपने आप ही होता है, उसमें तो कुछ ऐसा करने का होता नहीं है, अगर बायोमेट्रिक का तो। और बाकी फ़ोटो वगैरह भी थोड़ा ऐसा रखें जो आपकी शक्ल से मैच कर रहा हो। थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका फ़ोटो नहीं है, तो आप बहुत सारे तरीके हैं और वहाँ पे कोऑपरेटिव हैं, बहुत देर तक वो सुनने के लिए भी तैयार थे। बहुत से लोगों की वो बहुत सारी बातें भी सुन रहे थे, तो कोई ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, पर फिर भी अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखें। और 10th की मार्कशीट और एक आईडी, ये 2 ज़रूरी चीज़ें हैं। ओके, तो बहुत अच्छे से श्रेयस सर आपने बताया, और आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मैं समझता हूं कि मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो गई होंगी, जो भी उनकी होंगी। और अगर आपकी कोई गलती हुई है तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वीडियो के पहले सेगमेंट में हमने डिस्कस कर लिया है कि वो आप सुधार सकते हैं। ओके, और बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, आपने अपना इस डीवी का एक्सपीरियंस शेयर किया। इससे आने वाले हजारों कैंडिडेट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा, ताकि वो आने वाले डीवी के लिए अपने अच्छे से प्रिपेयर होके जाए और
एक बात की यहाँ पे डिले जरूर होगा, तो आप सभी जो है अगर आप बाया बस जा रहे हो या ट्रेन जा रहे हो तो अपनी बुकिंग जो है थोड़ा ज्यादा टाइम से करवा ले, ताकि आपको डिले हो तो उससे आपको फिर लॉस नहीं हो। ओके, बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा श्रेयस जी कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे सब्सक्राइबर और एसएससी के आने वाले कैंडिडेट्स के लिए, ताकि और उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और फिर हम लोग इस पे एक मीटिंग करेंगे और आप अपना एक्सपीरियंस भी आप अपने शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।